Hello everyone. So welcome to my channel Knowledge Nook with Aradhna. So we are doing matter in our surrounding and आज हम बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. So पिछले क्लास में हमने देखा था मैटर के बारे में. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देखी. स्टेट्स ऑफ मैटर देखा जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट तीनों के प्रॉपर्टीज भी देखे. एंड आज हम फोर्थ स्टेट से कंटिन्यू करेंगे. So fourth state of matter is plasma. And plasma was discovered in 1879 by Sir William Crookes. उन्होंने डिस्कवर किया प्लाज्मा को. और प्लाज्मा जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ. तो प्लाज्मा है आयनाइज्ड गैसेस. और ये जब ज़्यादा वोल्टेज यानी कि विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक ट्यूब के अंदर ज़्यादा वोल्टेज पास होने के कारण उसके जो अंदर में जो गैसेस थे वो आयनाइज हो गए, जिस स्टेट को उन्होंने फोर्थ स्टेट का नाम दिया, दैट इज प्लाज्मा. सो ये है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट स्टेट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. सो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है. इसको इसका आइडिया दिया था एस.एन. बोस ने. एंड आइंस्टीन ने इस पे एक नया स्टेट का नाम रख दिया कि ऐसा भी स्टेट हो सकता है. उन्होंने कहा, एक आइडिया दिया कि हाँ इस तरह का स्टेट, इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं. बट एक्चुअलाइज किया उसको इन तीन साइंटिस्ट ने, एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरली एंड कार्ल ई वीमन ने, जिसके कारण इनको 2001 में अवार्ड भी मिला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, उस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एक्चुअलाइज करने के लिए. सो ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये गैसेस पार्टिकल्स है जो एब्सोल्यूट ज़ीरो में, मतलब ऐसे गैसेस जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, 100,000 ऑफ एयर, और इनको एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाता है. और उस स्टेट को क्या कहा जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. सो दिस इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. Next is matter change their state. Yes, matter change their state. Solid से liquid और liquid से gases. So generally matters जो हैं वो इन तीन स्टेट में पाए जाते हैं. आपने देखा होगा आइस को मेल्ट होते हुए आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड लिक्विड फिर गैस में. बट ये होता कैसे है तो ये हम जानेंगे. एंड यू नो कि मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल से आपका मैटर बना है. सो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना है. तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं ये बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं. इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं. तो सॉलिड के पार्टिकल्स लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होंगे? बाय हीटिंग. तो जब सॉलिड को हीट किया जाता है, आइस को हीट किया जाता है, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एक्साइट हो जाते हैं. ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. सॉलिड में आपको मूव करते हुए तो नहीं दिखाई देंगे बट वो अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं. तो जब हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है तो ये मूव करना शुरू करते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी मूवमेंट जो है वो भी बढ़ती है. और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके थोड़े ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में. सो वो टेम्परेचर
जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। फिर जब आप लिक्विड को हीट सप्लाई करोगे तो लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा दूर होंगे, बट इन पार्टिकल्स के बीच भी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इनके बीच में स्पेसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है। सो जब इनको हीट सप्लाई की जाएगी तो ये क्या होगा कि ये भी हीट एनर्जी गेन करेंगे और थोड़ा और मूव करना, फास्टर मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हीट और टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और फिर ये इस जो आपके लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करके ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फ्रीली मूव करेंगे। तो ये फिर थर्ड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैटर जो है, तो फिर हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसेस और चेंजेस टू गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन एंड फ्यूजन कन्वर्शन ऑफ आइस। जब आइस जो है हमारा मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। सो ये हिडन क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने लिया एक बीकर, ठीक है, या फिर इस बीकर में मान लीजिए आइस है एंड इस आइस को हीट सप्लाई किया जा रहा है और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। सो ice will convert to liquid at atmospheric pressure and melting point जो है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा बाई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट, हीट का सप्लाई कंटिन्यूस रहेगा, इट इज बीइंग हीटेड। ओके, सो ये कन्वर्ट होगा किस में, लिक्विड में। लेकिन लिक्विड में भी इसका टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब हमने कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया एंड स्टेट भी चेंज हो गया है तो लिक्विड यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। बट अगर आप मेज़र करोगे थर्मोमीटर की हेल्प से तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आइस में के फॉर्म में भी है और लिक्विड के फॉर्म में भी है। तो फिर ये जो हीट हमने सप्लाई किया वो गया कहाँ? सो द हीट सप्लाइड इज हिडन। वो हीट क्या है, हिडन है। एक्चुअली वो हीट जो है वो उसने स्टेट को चेंज करने में, मतलब वो स्टेट को चेंज करने में यूज्ड अप हो गया। सो दैट इज वाई इट इज हिडन और वो हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। So that heat is known as latent heat of fusion. Okay, I hope it is clear. So here is the definition. So latent heat of fusion. Latent heat of fusion क्या है? So amount of heat energy supplied. Okay, it's the amount of heat energy supplied to convert 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. It is the amount of
heat energy required to convert 1 kg of solid. 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अंदर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग पॉइंट पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. So latent heat of fusion, amount of heat energy that is required to convert 1 kg of solid. अगर 1 kg आइस लो तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, जो रिक्वायर होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब 1 kg ऑफ आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जितना हीट सप्लाई करने पर उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और वो हीट किस में यूज अप हो जाता है? आपका स्टेट को चेंज करने में यूज अप हो जाता है. Alright. Now next we will read about latent heat of vaporization. So similarly, अगर हम वाटर को बॉईल करें, वाटर लिक्विड स्टेट में है, उसको हम हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, एंड हीट करने पर वो एनर्जी, जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, वो वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है. सो जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो हीट एनर्जी को गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके और ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, यानी कि गैसेस जो हैं गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पे आप देखोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है और वो जो वेपर है, स्टीम है, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है. सो सेम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में भी है, गैसेस स्टेट में भी, क्योंकि हमने हीट एनर्जी सप्लाई की है तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, कोई भी चेंज टेम्परेचर में देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो जो टेम्परेचर, वो जो हीट एनर्जी है वो हिडन है और वो यूज्ड अप हो गई आपकी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में. सो दैट हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 kg of liquid into gases at atmospheric pressure at its boiling point. At atmospheric pressure at its melting point, at its boiling point. Boiling point of water is 100 degrees Celsius and this is called latent heat of vaporization. So I think ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया. नाउ अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन. सो एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग हमें लगता है कि सेम ही चीज़ है, बट नो, दे आर डिफरेंट. एंड डिफरेंट क्या है इनमें, ये देखते हैं. एवेपोरेशन इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर. एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है. इवन आपने ग्राउंड पे, ज़मीन पे पानी गिरा दिया, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप जो है गायब हो जाएगा, सूख जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा. आपने धूप में कपड़े को डाल दिया और even the temperature is not 100 degree Celsius but the clothes will dry up. So evaporation जो है किसी भी टेम्परेचर पे होगा. जैसे ही आप पानी बिठाओ स्टोव पर,
उसके अंदर से जैसे ही वो हल्का सा हीट गेन करे वेपर निकलने लगता है, दो द टेम्परेचर इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होता है। सो बॉइलिंग ओनली अकर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन एवोपोरेशन, यहाँ देखिए एवोपोरेशन जो है आपका एक सरफेस फेनोमेना है, ये सतह पे देखने को मिलता है, अपर पार्ट ऑफ सरफेस पे। ये वाटर को आपने देखा होगा जैसे ही स्टोव पर बिठाते हैं तो बस ऊपर के लेयर जो है वो आपके कन्वर्ट होते हैं गैसेस में, अंदर के लेयर नहीं, अंदर का पार्ट नहीं। जबकि बॉइलिंग जो है ये आपका बर्तन के बेस में भी आपको देखने को मिलेगा, वाटर्स बॉयल हो रहे हैं, सरफेस पे भी देखने को मिलेगा, मतलब ये बल्क फेनोमेना है। इट्स नॉट अ सरफेस फिनोमेना, ये सिर्फ सरफेस पे नहीं दिखेगा आपको, पूरे एंटायर पार्ट में आपको बॉइलिंग होते हुए दिखाई देगी। सो एवेपोरेशन है क्या एक्चुअली में? एवेपोरेशन जो है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड जो है वेपर पे कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बॉइलिंग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग. Boiling is evaporation of liquid at boiling point, and evaporation is vaporization of liquid at room temperature. So this is the main three. ये तीन difference जो है बहुत important difference है. बाकी और भी difference हो सकते हैं, like it takes longer, boiling takes longer, evaporation is shorter. But these are the main three difference between evaporation and boiling. नेक्स्ट एवापोरेशन जो है ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. फर्स्ट इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतना फास्टर होगा. मोर द सरफेस एरिया फास्टर इज द एवापोरेशन. अब एक ग्लास पानी लिया, उसको हमने ग्राउंड पे गिरा दिया तो वो 5 मिनट के अंदर सूख जाएगा, बट वो अगर ग्लास में है तो उसको सूखने में 3-4 दिन भी लग सकते हैं. So more the surface area, faster is evaporation. Second point is temperature. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से इवेपोरेशन होगा. तो गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होगे. बट यही जो है आपके बरसात में आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते. ह्यूमिडिटी जो है इट्स द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर. सो एयर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर वो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो वो और वाटर को नहीं होल्ड कर सकता, तो एवापोरेशन नहीं होगा, एवापोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा. तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, मतलब एयर में मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा उतना तेज़ी से एवापोरेशन होगा. सो ह्यूमिडिटी का कितना क्या होना चाहिए? ह्यूमिडिटी का कम होना ज़रूरी है अगर एवापोरेशन का रेट फास्टर, आपको एवापोरेशन फास्टर करना है तो. लास्ट इज विंड स्पीड. सो विंडी डे में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. सो अगर विंड भी है तो विंड ऑल्सो हेल्प्स इन एवापोरेशन, फेवर्स एवापोरेशन. And last topic that we are covering today is evaporation causes cooling effect. और ये कूलिंग इफेक्ट बहुत तरह से आपको देखने को मिलेगा अपने डेली लाइफ में. जैसे कि गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, एंड कॉटन क्लोथ्स जो है ये आपके गुड एब्जॉर्वर हैं स्वेट के. हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है. स्वेट जो है लिक्विड के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आएगी, बट वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है. तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट है जो उस स्वेट को, जो लिक्विड फॉर्म में, उसको वेपर में कन्वर्ट कर रही है. और ये हीट कहाँ से ले रही है? हमारे बॉडी से. हमारे बॉडी से जो लेटेंट हीट है वो लिक्विड को, स्वेट को वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, और इसी वजह से हमें ठंडा फील होता है. एंड द कॉटन क्लॉथ्स आर द मीडियम, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर हैं तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं स्वेट को और उनको ईजियर एवोपोरेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर फीलिंग कोल्डर, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर यूज्ड अप हो गया तो थोड़ा कम हो गया.
देन आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप परफ्यूम लेते हो पाम पे, तो वो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम जो है वो आपके पाम की गर्मी को एब्जॉर्ब करके वेपोरेट होता है। सो जिस स्पेस में, जितनी जगह में आप परफ्यूम को लोगे, उस जगह से उसने क्या किया, हीट अब्जॉर्ब किया, जो बाकी एरिया के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर कम हो गया। दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग द कूलिंग इफेक्ट। देन गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि हम घड़े में पानी रखते हैं। सो क्या होता है कि सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी कीप वाटर इन अर्दन पॉट। सो अर्दन पॉट में बहुत टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर जो है वो सीप होता रहता है, वो बाहर आता रहता है, बाउंड्री सरफेस में आता रहता है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। सो उसकी बाउंड्री जो है वो आपको भींगी हुई दिखाई देगी, वो आपको वेट दिखाई देगी। एंड ये जो वाटर है ये बाहर की गर्म हवा के कांटेक्ट में आकर एवोपोरेट हो जाता है। एंड एवोपोरेशन क्रिएट्स काउजेस कूलिंग इफेक्ट, जिसके कारण अर्दन पॉट के अंदर का वाटर जो है उसकी टेम्परेचर कम हो जाती है एंड इट कीप्स वाटर कूल। एक और फिनोमेना आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एक ग्लास में आइस को रखें तो उस ग्लास को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद उसके वॉल्स में, उसके बाउंड्री में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। सो व्हाई दिस हैपन्स? बिकॉज ग्लास के अंदर जो आइस है उसका टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू द गैसेस आउटसाइड द ग्लास। तो जैसे ये गर्म हवा या जो हवा है जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आइस, वो जब ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो वो ठंडी हो जाती है। ओके और वो ठंडी होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। सो दैट इज़ वाई हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं आइस कंटेनिंग ग्लास के बाहर। ऑल राइट, सो ये हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट क्लास देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस या कंप्लीट करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एवोपोरेशन के बारे में, एवोपोरेशन काउजेस कूलिंग इफेक्ट, ये कैसे होता है हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, इसकी वैल्यू आप प्लीज़ टाइप इन द कमेंट आप सभी कि एक्चुअली में वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या है। ओके देन हमने देखा कि मैटर चेंज देयर स्टेट, एंड मैटर कैसे चेंज करते हैं अपने स्टेट को, बाय एब्जॉर्बिंग हीट। और हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो भी बच गया है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम करा सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। Okay, so thank you so much. Bye bye.